स्टार्ट करते हैं। अगेन जब बिल्कुल लोग बिगिनर होते हैं तो उनको नॉर्मली समझाया जाता है कि कंपनियों का प्रोसेस क्या है। अब आप लोगों को मैं बिगिनर नहीं काउंट कर रहा, लेकिन कई लोगों ने कहा था सर अगर हमने नहीं पहले से पढ़ा हुआ हो तो क्या हमें फिर भी समझ आ जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सोचूं कि सामने वालों को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि अगर मैं सोचूं कुछ को ज्यादा आता है कुछ को कम आता है तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रफ्तार तेज रख लूंगा। लेकिन कंपनी में नॉर्मली क्या होता है, चंद लोग अलग से उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। मैंने एक एग्जांपल ली थी कि एक कंपनी है जिसमें 2 मिलियन रुपए से उस कंपनी ने स्टार्ट होना है। तो 5 लोग थे ABCDE, इन लोगों ने पैसे जोड़े और 2 मिलियन से एक कंपनी शुरू कर दी। फर्ज करें ये सारे पैसे पकड़ के उन्होंने एक बॉक्स में डाले और कह दिया कि ये अब हमारी डब्बा कंपनी है, कि इस डब्बे के अंदर पैसे डले हुए हैं। और डब्बा कंपनी नॉर्मली बोगस कंपनी को कहते हैं, तो मैं मजाकन उसको कह रहा हूं। तो ये हमारी डब्बा कंपनी है। उन 5 लोगों ने अपने पैसे उठा के वहां पे डाल दिए। और हम में से कौन इसका कितने कितने का हिस्सेदार है, उन्होंने आपस में तय कर लिया कि हम जितने भी रुपए हमने इसमें डाले हैं, हम हर 10 रुपए को एक हिस्सा कह देते हैं, एक शेयर कह देते हैं। और उन्होंने तय किया कि ठीक है जी, ये जो 2 मिलियन इसके अंदर पड़े हुए हैं, ये बेसिकली 2 लाख शेयर्स हैं जो 10-10 रुपए के हैं। तो इसका मतलब है ए ने 50,000 शेयर डाले हैं बीच में, 10-10 रुपए वाले। बी ने 30,000 शेयर डाले हैं 10-10 रुपए वाले। सी ने 1 लाख शेयर डाले हैं, डी ने 8,000 शेयर डाले हैं और ई ने 12,000 शेयर। तो बेसिकली कंपनी को रुपए पे तोलने के बजाय हम नंबर ऑफ शेयर्स में तोल लें कि ये एक ऐसी कंपनी है, ये एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर 2 लाख शेयर्स पड़े हुए हैं। और उन शेयर्स में इतने इतने % पावर है इन लोगों की जिन्होंने इतने इतने पैसे डाले। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन उन्होंने क्रिएट किया और उसके अंदर 2 मिलियन डाल दिया। अब इस 2 मिलियन से कहानी शुरू होनी है, बिजनेस स्टार्ट होना है। प्रॉब्लम ये है कि जो 5 लोग हैं ये तो अपनी जिंदगी में और भी काम कर रहे हैं और इन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर दी। तो जरूरी नहीं कि ये 5 लोग आगे बढ़ के इस कंपनी को चलाएं। कंपनी को कौन लोग चलाएंगे, ये लोग कुछ लोगों को मुंतखब करेंगे जिनको हम कहेंगे डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स के नीचे पूरी एम्प्लॉइज की लेयर होगी और वो कंपनी को चलाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से 1-2 लोग कहें हम डायरेक्टर बन जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदे बाहर से आ जाएं, और मिक्सिंग भी हो सकती है, 2 इधर से हो गए 1 आध बाहर से आ गया। यहां क्या हुआ, बी और डी इन लोगों का तय हुआ कि जी बी 20,000 रुपए पर मंथ और डी 15,000 रुपए पर मंथ पे कंपनी को एज अ डायरेक्टर चलाएगा। पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए कुछ के पास स्किल्स होती है और कुछ के पास पैसा होता है। कंपनी में पार्टनर या हिस्सेदार बनने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। कंपनी में स्किल वाले बंदे को एज अ पार्टनर ऐड नहीं किया जाता। कंपनी में आपके अंदर जो सबसे बड़ी खुसूसियत होनी चाहिए वो ये है कि आपने पैसे दिए हो। कॉर्पोरेट एंटिटी है, जो पैसे देगा बस वही हिस्सेदार बनेगा। तो इन सारे लोगों ने पैसे दिए, हिस्सेदार बन गए। अब इनमें से जो स्किल्स वाले हैं, अगर वो स्किल्स प्रोवाइड करेंगे तो वो स्किल प्रोवाइड करने के ओवर एंड अबव चार्जेस लेंगे। तो 2 बंदों ने कहा कि हमें कंपनी चलानी आती है, बी और डी ये गए और इन्होंने पर मंथ इतनी सैलरियां तय कर ली कि जी 20,000 इनको और 15,000 इसको पर मंथ मिलेगा, चूंकि ये कंपनी को अलग से चला रहे हैं। ये 2 लोग इनके नीचे एम्प्लॉइज वगैरह होंगे, ये डायरेक्टर्स इनके नीचे एम्प्लॉइज हैं, ये मिलके उस कंपनी को चलाएंगे। 20 लाख रुपए पकड़ के किसी कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे, वहां मुख्तलिफ काम करेंगे, मुख्तलिफ कस्टमर्स को चीजें बेचेंगे, उनसे जो पैसा आएगा उसमें से खर्चे वगैरह पूरे करेंगे। तो फर्ज करें पूरे साल की एक्टिविटी करने के बाद उनको प्रॉफिट आ गया 7 लाख का। ये 7 लाख के प्रॉफिट में उन्होंने सारे खर्चे माइनस किए हुए, अभी डायरेक्टर्स की तनख्वाहें माइनस नहीं की हुई। तो यूं समझे कि 20 लाख रुपए के इस बिजनेस ने 1 साल में क्या जनरेट किया, 7 लाख। 7 लाख में से पहले इन डायरेक्टर्स के पैसे माइनस करें, इसको 20,000 पर मंथ के हिसाब से और इसको 15,000, इसका मतलब 35,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई किया 4,20,000। तो 4,20,000 तो बी और डी को ओवर एंड अबव मिल जाएगा, अपनी पार्टनरशिप के हिस्से से हटके मिल जाएगा। तो अब आपके पास बचा कितना, 280। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो कि अब मेंबर्स में बांटा जा सकता है। फिर इन्होंने सोचा कि काम करते हैं, जो प्रॉफिट आया ये सारे मेंबर्स में तकसीम कर देते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट सारे मेंबर्स में तकसीम कर दिया तो कंपनी के पास डब्बे में फिर भी उतने ही पड़े हुए होंगे, 2 मिलियन। कंपनी फिर 2 मिलियन से बिजनेस शुरू करेगी, फिर उतना कमाएगी। लेकिन अगर ये पैसे सारे डब्बे में डाल दें तो डब्बे के पास कितने आ जाएंगे, 2.2 मिलियन हो जाएगा, तकरीबन 23 लाख के आसपास आ जाएगा। तो जब डब्बे में ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा प्रॉफिट्स आएंगे। तो एक तरीका ये है कि सारे पैसे उठा के डब्बे में रख दिए जाएं रिजर्व्स के अंदर। लेकिन जब सारे वहां रख देंगे तो जो छोटे दिल का इन्वेस्टर वो कहेगा मुझे क्या फायदा हुआ पैसे खर्चने का, मुझे तो साल बाद को प्रॉफिट का हिस्सा ही नहीं मिला। तो फिर आपको डिसीजन लेना होगा कि हम प्रॉफिट का कितना हिस्सा बांटेंगे और कितना हिस्सा दोबारा से डब्बे में डालेंगे। जो दोबारा में डब्बे में डालेंगे वो रिजर्व्स बन जाएंगे
और जो लोगों में तकसीम करेंगे वो डिविडेंड कहलाएगा। तो इन्होंने तय ये किया कि काम करते हैं 80,000 रिजर्व में डाल देते हैं और 2 लाख रुपया डिवाइड कर देते हैं। अब ये 2 लाख डिवाइड किस तरह से हो, हमने ये समझा हुआ था कि इन लोगों ने 2 लाख शेयर्स खरीदे हुए और डिविडेंड कितना है 2 लाख, तो इसका मतलब है पर शेयर कितना फायदा हुआ 1 रुपए का। तो अब तकसीम बड़ी आसान हो गई कि भाई ये भाई साहब के पास 8,000 शेयर्स हैं तो इनको 8,000 रुपए डिविडेंड दे दें, इनके पास 30,000 शेयर्स हैं 30,000। अगर डिविडेंड 4 लाख होता तो पर शेयर 2 रुपए बन रहा होता। तो फिर हम क्या करते हैं, कंपनी वाले अनाउंस करते हैं जी पर शेयर इतने फीसद आपको डिविडेंड मिलेगा। तो जो शेयर की फेस वैल्यू थी यानी जो इन्होंने खुद तय की थी कि हाँ भाई हमारा जो इस डब्बे में जो हिस्से रखे हुए हैं हर हिस्सा कितने का होगा, उस हिस्सों के हिसाब से कंपनी डिवाइड हो गई और इन्होंने इस प्रॉफिट्स को आपस में तकसीम कर लिया। तो इसका मतलब है कि ए को मिला 50,000 रुपया, सी को मिला 1 लाख रुपया, ई को मिला 12,000 रुपया एंड बी को कुछ और भी मिला, ये वाली सैलरियां, और डी को भी कुछ और मिला। इसका मतलब है ये तमाम मेंबर्स में डिवाइड नहीं होगा, जो इंतजामिया में आएगा तो इंतजामिया में होने के अलग से, इसका मतलब है कंपनी का मेंबर बनने के लिए पैसे चाहिए और जो स्किल्स ओवर एंड अबव प्रोवाइड करेगा उसको उसकी तनख्वाहें मिल जाएंगी। तो इनमें से कुछ डायरेक्टर्स बन गए और कंपनी को चलाना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल कंपनी की शक्ल है। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें कि हमारा जो कंपनी लॉ का सिलेबस है, सी लॉ में एक सुकून जरूर है कि आप 10 के 10 चैप्टर्स में एक ही थीम पे बात कर रहे होते हैं। एक कंपनी होती है और कंपनी के अंदर कुछ हैपनिंग हो रही होती है। बी लॉ में आप जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग टॉपिक पे बात हो रही होती है, पार्टनरशिप में कुछ और थीम पे चल रहा होता है, अदर लॉस के अंदर आइन कुछ और बता रहा होता है, इसी तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स किसी और तरफ जा रहे होते हैं, और देन फाइनली ये जो आपके छोटे छोटे 2 अदर लॉज होते हैं आर्बिट्रेशन और इसका मनी लॉन्ड्रिंग, वो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। सी लॉ में अच्छी बात ये है कि 10 के 10 चैप्टर्स में कहानी वही चल रही है। तो चैप्टर 1 इज अबाउट कंपनी क्या होती है, कंपनी किस तरह की होती है और ये किस किस्म का आर्टिफिशियल पर्सन है, इसमें क्या खास बात होती है। चैप्टर 2 इज अबाउट कंपनी जब रजिस्टर हो रही होती है तो वो मेमोरेंडम और आर्टिकल, वो 2 डॉक्यूमेंट है जो जमा करा के आप इस डब्बे को गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर करवाते हैं। अदरवाइज एक बंद कमरे में तो लोगों को पता है इसका, लेकिन दुनिया को भी तो बताना है कि ये कंपनी है ताकि जो आपसे डील कर रहा हो उसको भी पता हो। तो फिर चैप्टर 2 बताता है मेमोरेंडम और आर्टिकल नामी 2 डॉक्यूमेंट कि उनसे हमने चीजों को लेके चलना है। फिर चैप्टर 3 हमें डायरेक्टर्स के बारे में बताता है, डायरेक्टर्स कौन होंगे, कहां से आएंगे, कैसे जाएंगे, उनकी क्या पावर्स होंगी, क्या लायबिलिटीज होंगी, वो कंपनी को कैसे चलाएंगे। चैप्टर 3 बताता है जो हमारे पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है। देन चैप्टर 4 बताता है अदर ऑफिसर्स कौन होंगे, डायरेक्टर के साथ और कौन कौन से बड़े लेवल के ऑफिसर होंगे जो चीजों को लेके चल रहे होंगे, जिसमें चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, इस तरह की, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। चैप्टर 5 में शेयर कैपिटल के रूल्स देखेंगे, ये जिसका हमने कहा ना डब्बे के अंदर इतने पैसे पड़े हैं, इन पैसों को कैसे काउंट करना है, इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, पेड अप क्या होता है, अलग अलग तरह के शेयर होल्डर्स कौन हो सकते हैं, उनके क्या राइट्स होंगे, ये सब हम समझ रहे होंगे चैप्टर नंबर 5 में। देन चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमें बता रहा होगा कि अगर ये कंपनी लोन वगैरह लेने जाएगी तो उस लोन के अगेंस्ट कौन कौन से एसेट सिक्योरिटी के तौर पे किस तरह से रखे जा सकते हैं और उनके क्या रूल्स होंगे। फिर चैप्टर 7 बताएगा मेंबर्स के बारे में, ये जो मेंबर्स थे जो साइड पे बैठे हुए थे, जब अहम डिसीजंस होंगे तो ये मेंबर्स इकट्ठे हुआ करेंगे, ये मिलके अपनी मीटिंग किया करेंगे, तो उस मीटिंग में चीजें कैसे होंगी, क्या कार्रवाई चलेगी, ये सब बताता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 8 बताता है जो डिविडेंड के बारे में हमने बातें पढ़ी थी, उस डिविडेंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बता रहा होता है कि वो किस तरह से चल रहा होगा। डिविडेंड कौन से प्रॉफिट से दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते, कब देना होगा, किस तरह से देना होगा, नहीं देंगे तो क्या सजा मिलेगी, वो सारी बात वहां पे चल रही होगी। फिर हमारे पास एक स्पेशल चैप्टर 9 आता है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन टेक्निकल है, जिसमें कंपनियों की जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं वो किस तरह से होती हैं, और अगर कंपनियों की इन्वेस्टमेंट्स में कंपनी के अपने जो डायरेक्टर्स और मेन प्लेयर्स हैं अगर उनका कोई ताल्लुक हो तो फिर हम चीजों को कैसे देखेंगे। एंड फाइनली चैप्टर 10 इस कंपनी जो हमने बनाई है इसके अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन होंगे वो हमें गाइड करने की कोशिश करता है। तो क्या ओवरऑल कहानी समझ आ रही है कि कंपनी है, कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी बना ली है, वो डब्बा अलग हो गया, ये लोग अलग हो गए। अब एक बिजनेस है जो डब्बा कर रहा है, उस डब्बे के अपने कस्टमर है, उसके अपने सप्लायर हैं, उसका अपना प्रॉफिट है, उसकी अपनी हैपनिंग है, उसको अपने चलाने वाली एक अलग टीम है, फिर उसके प्रॉफिट्स में से इनको हिस्सा मिल जाता है और इस डब्बे के अहम डिसीजंस के लिए कभी कभी इकट्ठे होते हैं। तो ये 5 लोग और ये डब्बा अलग अलग है, इवन इतने अलग हैं कि ये चाहे तो अपना हिस्सा भी किसी और को दे सकते हैं। सी के पास 1 लाख शेयर्स पड़े हुए थे, सी ने क्या किया, मिस्टर एक्स को 50,000 शेयर्स बेच दिए,
तो मिस्टर एक्स भी हिस्सेदार बन जाएगा। मिस्टर एक्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज कराने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में तो जो नया बंदा आता है आपको सारा कुछ चेंज करना पड़ता है, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा और एक नया बंदा भी बीच में आ जाएगा। तो कंपनी में खास बात ये होती है कि कंपनियों की ओनरशिप बदलती रहती है और फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्टिंगली सी जो एक्स को बेच रहा है वो 10 रुपए पे नहीं बेचेगा। 10 रुपए तो इसने सी ने डाले थे बिजनेस में, बिजनेस को चलते हुए 15 साल हो चुके हुए, अब तक वो इतना सारा डिविडेंड भी कमा चुका है और डब्बे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रिजर्व ऐड होते होते 60 लाख हो चुके हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज 2 लाख शेयर्स की वर्थ कितनी है, यानी जब ये कंपनी बंद होगी डब्बा खोलेंगे और सब में बांटेंगे तो 60 लाख बटेगा। इसका मतलब हर शेयर की जो वर्थ है, ब्रेकअप वैल्यू है, वो 30 रुपए हो गई। बात समझ रहे हैं? आज कंपनी बंद होगी तो इसमें से जब ये लोग अपना इतना हिस्सा वापस निकालेंगे तो उस हिस्से की वैल्यू बढ़ चुकी होगी। तो आज जब एक बंदा सी से आके कहता है मैंने तुम्हारे शेयर खरीदने हैं, तो सी 10 रुपए पे तो नहीं बेचेगा, 30 पे भी नहीं बेचेगा। 30 पे बेचेगा तो ब्रेक इवन है। वो एक अमाउंट वो हो सकता है कहते मैं 50 रुपए का शेयर दूंगा, तो खरीदने वाला कहेगा 50 किस बात का, ये इसके अगेंस्ट तो एसेट्स तो 30 रुपए के पड़े हैं। तो कहेगा हर साल ये शेयर डिविडेंड भी तो जनरेट करके दे रहा है, और कंपनी अगर आगे चले और कल को 100 रुपए पर शेयर पे पहुंच जाए तो तुम्हें तो फायदा ही है। तो सी कहेगा मैं 50 का बेचूंगा, खरीदने वाला एक्स कहेगा नहीं यार 50 ज्यादा है 45 ले लो, 47 48 पे डील डन हो जाएगी। ये जो रुपए हैं 47 48 ये मार्केट वैल्यू है। मार्केट में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है और उसके अंदर इसकी एक वैल्यू सेट होती है। तो इसका मतलब है शेयर की एक फेस वैल्यू होती है जो कागज पे आपने लिखी होती है जो 10 रुपए है इस वक्त। एक ब्रेकअप वैल्यू होती है नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स की, इस वक्त इन शेयर्स के अगेंस्ट कितना पड़ा हुआ है, और एक मार्केट वैल्यू होती है। हमारे सिलेबस में ब्रेकअप वैल्यू पे डिस्कशन नहीं है, हम या फेस वैल्यू की बात कर रहे होंगे जो कागज के ऊपर लिखी हुई है 10 रुपए, या हम मार्केट वैल्यू की बात कर रहे होंगे जिसमें मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। तो प्रॉपर तरीके से सी ने एक्स को बेच दिया। इसका मतलब है कि सी एक अलग बिजनेस कर रहा है। उसने एक पैसे खर्चे थे 10 लाख और कितने शेयर बेचे 50,000, किस रेट पे 47। तो कैलकुलेटर साहब इतना तो निकाल ही सकते हैं, 50,000 को 47 से मल्टीप्लाई करें, एक भाई ने सीधी सीधी मैथ कर ली 23,50,000। लगाए कितने थे 10 लाख लगाए थे एक बिजनेस में, और उसका आधा हिस्सा 23-23.5 लाख का बेच भी दिया, आधा अपने पास भी है और अपनी असल रकम भी वापस आ गई है, रिटर्न भी वापस आ गया। तो कितना मजेदार काम है। वो कंपनियां जो अच्छी चलना शुरू हो जाएं तो उनकी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो इसका मतलब यहाँ 2 बिजनेस हो रहे हैं। एक बिजनेस ये कंपनी ये डब्बा कर रही है अपनी इंतजामिया के थ्रू, और एक बिजनेस ये लोग कर रहे हैं, ये लोग शेयर खरीद रहे हैं। ये जो एक्स आया है ये भी बिजनेस के लिए आया है, ये 47 रुपए के हिसाब से शेयर खरीद के आया है और सोचेगा कि जब 60 का होगा मैं बेच दूंगा। इस एक्स को कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है। तो इसका मतलब है कंपनियों में 2 लेयर्स हैं, एक लेयर है इन्वेस्टर की और एक लेयर है कंपनी की मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट अपने तौर पे कंपनी को चला रही है और इन्वेस्टर्स उस शेयर के हिस्सेदार हैं और उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इन 5 लोगों को इस कंपनी से मैं अलग काउंट करूंगा। कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है, ये 5 लोग सेपरेट लीगल पर्सन है। तो यहां से हमारी कहानी शुरू होती है कि हम जब कंपनी की फीचर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं 3 तरह के कॉमनली बिजनेस होते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल ट्रेडर अकेला बंदा जो कंपनी को अपने बिजनेस को चला रहा होता है, लॉ उसको सेपरेट पर्सन नहीं काउंट करता, वो और उसका बिजनेस एक ही चीज है और उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर वो नुकसान करेगा तो जितना नुकसान हुआ वो सारा उसे भरना पड़ेगा। तो अगर उसने बिजनेस 10 लाख से शुरू किया है और नुकसान 13 लाख का हो गया तो 10 लाख पहले बिजनेस के एसेट्स बेचेगा, 3 लाख घर से लाके देगा, अगले बंदे का नुकसान पूरा करेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, यही काम 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर कर रहे होते हैं। 2-3 बंदे मिलकर काम करते हैं, वो भी सेपरेट लीगल पर्सन नहीं होते, वही 3 लोग, उन्हीं का बिजनेस होता है, उनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है और वो भी अनलिमिटेड लायबल होते हैं। अगर 10 लाख का उनका वो था कैपिटल था जो पार्टनरशिप में इकट्ठा था और उन्होंने नुकसान 13 लाख का कर दिया है, तो 3 लाख के लिए पार्टनर्स अपने घर से एसेट्स अपने बेच के और वो नुकसान पूरा करेंगे। बट कंपनी बड़ी डिफरेंट चलती है। कंपनी का कैपिटल शेयर्स में रिप्रेजेंट होता है। कंपनी के जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं वो उसके ओनर्स कहलाते हैं। ये एक प्रोसेस के थ्रू रजिस्टर होती है जो कंपनीज एक्ट ने बताया। कंपनी एक लीगल पर्सन है जो अपने ओनर से अलग है। इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी कहते हैं। कंपनी और कंपनी के ओनर्स अलग हैं और कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं उनको हम नॉर्मली डायरेक्टर्स कहते हैं। फिर किताब इसको थोड़ा और डिटेल में लेके आती है। वो कहती है 3 फीचर्स हैं, कभी कभी आई के मूड में हो तो इन फीचर्स में से पूछ लेता है। कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है। कंपनी
अदर पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे जायदाद खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पे लीगल केसेस कर सकती है, कंपनी का अलग से टैक्स होता है। कंपनी एक अलग इंसान है, वो डब्बा एक अलग इंसान है, वो जो डब्बा कंपनी है वो एक अलग चीज है, उसका अपना वजूद है, उसके अपने एसेट्स हैं, उसकी अपनी लायबिलिटीज हैं, उसका अपना नाम है। वो प्रॉपर्टी खरीदेगी अपने नाम पे खरीदेगी, लीगल केस में जाएगी अपने नाम पे जाएगी। और जो ABCDEF थे वो अलग तरीके से चल रहे थे। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड है, ये मेंबर्स घर से अपने असासे नहीं बेचेंगे। वो जो उसने 1 मिलियन लगाया था सी ने शुरू में, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कंपनी पे बुरा वक्त आया उसको उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। यानी एक बंदे का ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये हो सकता है कि जो उसका शेयर्स इन्वेस्ट हुए हैं वो जाया हो जाए, लेकिन उसको ऐसा नहीं होगा कि नुकसान ज्यादा है तो चलो भाई मिस्टर सी अब तुम घर के एसेट बेचो और हमें चीजें ला के दो, तो मिस्टर सी की लायबिलिटी लिमिटेड है। फिर कंपनी में तीसरा खास फीचर होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। आप अपनी ओनरशिप का कुछ हिस्सा उठा के किसी और को फॉरवर्ड कर दें, वो आके ओनर बन जाएगा। ना कंपनी को बहुत ज्यादा तंग करने की जरूरत, ना कंपनी का मंशूर बदलने की जरूरत। तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टर आ सकता है, कभी भी कोई भी इन्वेस्टर जा सकता है। कंपनियों में परपेचुअल सक्सेशन होती है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक ओवरऑल कंपनी का इंट्रोडक्शन। फिर 2 डेफिनेशन किताब ने शुरू में दी जो असूलन पूछी नहीं जा सकती। कंपनी किसे कहते हैं? एक ऐसे सेटअप को कहते हैं जो कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर हुआ होता है या पिछले किसी कंपनी लॉ में। और जब हम सारे कंपनी लॉ की बात करते हैं तो 4 तरह की चीजें होती हैं। रिपील कंपनीज एक्ट 1913 वाले टाइम का, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 और ये एक्ट भी इसमें शामिल है। ये रेगुलर क्लास होती तो हम जरूर 2016 और 17 के ऑर्डिनेंस और एक्ट के पीछे जो पूरी सियासी स्टोरी थी उसके ऊपर बात करते, लेकिन इतना टाइम नहीं है। कंपनी लॉ का मतलब है ये चारों तरह के लॉ, और कंपनी उसे कहेंगे जो मौजूदा इस एक्ट में रजिस्टर हुई हो या इससे पीछे के किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। तो ये 2 तरह की इसकी डेफिनेशन है। जब हमारी किताब हमें कंपनी बताती है तो एक और कॉन्सेप्ट भी बता देती है, विच इज बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। कंपनी उसे कहते हैं जो कंपनी लॉ में कंपनी के तौर पर रजिस्टर हुई हो। और अगर मैं बोलना चाहूं किसी भी तरह की कंपनी, ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, तो मैं बोलूंगा कॉर्पोरेशन या मैं बोलूंगा बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये कॉर्पोरेशन या बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है? एक ऐसा सेटअप जो या तो पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तान के कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है, या पाकिस्तान से बाहर की कंपनी है, बाहर के लॉ में रजिस्टर हुई है, या पाकिस्तान की कंपनी लॉ के अलावा भी तो कुछ लॉ है जो बैंक को रजिस्टर करता है, जो इंश्योरेंस को रजिस्टर करता है, जो किसी और चीज को रजिस्टर करता है। तो 3 चीजें इसमें शामिल होंगी। इसमें कंपनी इस एक्ट वाली या कंपनी लॉ वाली, या मुल्क से बाहर की कंपनी, या एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको उसका रेलेवेंट लॉ बॉडी कॉर्पोरेट कह रहा है। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस अपने अंदर रजिस्टर हुई हुई को कहते हैं तुम एक बैंकिंग कंपनी हो। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 अपने सेटअप को कहता है तुम एक इंश्योरेंस कंपनी हो। तो अगर पाकिस्तान के कुछ और लॉ ने अपने सेटअप को कंपनी का, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएंगे। कंपनी लॉ वाली कंपनियां भी इसमें आ जाएंगी और मुल्क से। तो अब अगर लॉ ने बोलना होगा ना ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, तो वो बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। तो मुख्तलिफ तरह के सेटअप जिनको उनका लॉ कंपनी कहता है, हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। तो अगर कोई रूल सिर्फ कंपनीज एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कंपनीज एक्ट को फॉलो करने वालों पे, तो लॉ में लिखा होगा कंपनी को चाहिए वो ऐसा करे। और अगर वो ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हर तरह की कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, तो कहेंगे सारी कॉर्पोरेशंस को चाहिए कि वो ऐसा करें, बॉडी कॉर्पोरेट्स को चाहिए वो ऐसा करें। ये 3 चीजें शामिल होती हैं, लेकिन 2 चीजें इसमें शामिल नहीं होती। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दादे बहमी वाला एक सेटअप बना हुआ है और वो अपने किसी लॉ में रजिस्टर हुए हुए हैं, तो उनको यहां रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर किसी सेटअप को मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर कह दे कि भाई इस वाले को कल से इंश्योरेंस को आपने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो जब वो बड़ों ने हमें मना कर दिया तो फिर हमने भी उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। चैप्टर 1 थोड़ा सा शुरू में खुश्क है, क्योंकि इससे आगे फिर स्टोरी शुरू होती है। इस वक्त चैप्टर 1 तो हमें मुख्तलिफ कंपनियों के स्ट्रक्चर बता रहा है। तो अब हमें कंपनी समझ आ गई जो कंपनी लॉ में रजिस्टर होती है, बॉडी कॉर्पोरेट समझ आ गया जो या कंपनी लॉ में या बाहर के लॉ में या पाकिस्तान के किसी और लॉ में रजिस्टर होता है। जब इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान की बात की, तो किताब को याद आया कि आपको फॉरेन कंपनी भी बता दें। फॉरेन कंपनी मुल्क से बाहर के किसी ऐसे सेटअप को कहते हैं जो पाकिस्तान में भी काम कर रहा हो। तो फर्ज करें अगर ये कहना चाह रहे हो ना कि ये वाली रिक्वायरमेंट उन कंपनियों पे भी एप्लीकेबल है जो मुल्क से बाहर की हैं और पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो ये उसे फॉरेन कंपनी कहेंगे। तो फॉरेन कंपनी क्या है? कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि मुल्क से बाहर रजिस्टर हुई है, ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस या लाइजन ऑफिस इन पाकिस्तान, चाहे खुद हो, चाहे एजेंट के थ्रू हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो।
या जो कुछ इस तरह का काम करे जो इन्होंने बता दिया हो कि हाँ भाई ये इस तरह का एज में भी स्पेसिफाइड कोई भी काम हो सकता है। तो फॉरेन कंपनी का मतलब है इंटरनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल यूगोस्लाविया में एक कंपनी है जिसका नाम है होजंता बे कॉर्प, तो हमें उसका कुछ पता नहीं लेकिन अगर एक सैमसंग है, वो पाकिस्तान में घुसी हुई है, काम कर रही है पाकिस्तान में, सेल्स कर रही है अपनी चीजों की, अपने आउटलेट्स बनाए हुए हैं, तो हम उसे फॉरेन कंपनी कह देंगे। Amazon को हम फॉरेन कंपनी कह देंगे, हम गूगल को फॉरेन कंपनी कह देंगे। तो इसका मतलब कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान दो तरह की है, एक वो जो बाहर है और हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, एक वो जो बाहर है और पाकिस्तान में खुद है या एजेंट को भेजा हुआ है, फिजिकल है ये ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी भी मोड में जो पाकिस्तान को डील कर रही है यानी पाकिस्तान से बिजनेस कर रही है, इसका मतलब है कंपनी लॉ पे उसको फॉरेन कंपनी कहेगा। हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे पूरे सीरीज ऑफ सेक्शन है कंपनीज एक्ट में जो बताते हैं ये वाली कंपनियां अकाउंट्स कैसे बनाएंगी, पाकिस्तानी अथॉरिटी को रिपोर्ट कैसे करेंगी, पाकिस्तान में क्या काम कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती, वो सारे सेक्शन सिलेबस में नहीं है। ये डेफिनेशन पता नहीं क्यों सिलेबस में, असूलन इसका तो नहीं बनता हमारे सिलेबस में, लेकिन ICAP ने डाल दिया, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। सीलो में तो लॉजिक ना भी समझ आएगी क्यों इन्होंने ऐसा किया है, तो बंदा तंग आगे कहता कोई बात नहीं, खैर है, रट्टा ही मारना है, हो जाएगा काम। जब कंपनियों की कैटेगरीज बनाने की कोशिश करें कि कंपनियां कितनी तरह की होती हैं, तो हम इसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज बनाते हैं। कंपनी लाइबिलिटी के हिसाब से 3 तरह की होती हैं और कंपनी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से 2 तरह की होती हैं। जब कंपनी रजिस्टर होती है तो उसको ये बताया जाता है कि आप लाइबिलिटी के हिसाब से कौन सी वाली हो और आप पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से कौन सी हो। आपको अप्लाई करते हुए ही बताना पड़ता है कि हम ये इस तरह की कंपनी बनाना चाह रहे हैं। लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनियां 3 तरह की होती हैं, वो मशहूर जमाना कंपनी है जिनका हम हमेशा जिक्र सुनते हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कंपनियों का जितना शेयर कैपिटल होता है उतनी इनकी लाइबिलिटी होती है। और जो अभी हमने जिस कंपनी का जिक्र किया था वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर थी। इसका मतलब ये है कि अगर इस कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा तो वो कितना होगा, जितना शेयर कैपिटल है उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। कई दफा कंपनी बनाते हुए आप ये सोचते हैं कि हम इस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं डालेंगे और इस कंपनी में तमाम मेंबर्स को हम बराबर रख देंगे, हर मेंबर अपना काम धंधा करे लेकिन इन सारे मेंबर्स के ऊपर छत होगी कंपनी की। तो अगर बहुत सारे लोग अपने इंडिविजुअल बिजनेसेस कर रहे हैं और वो कलेक्टिवली कंपनी के अंदर आना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आपके स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब अक्सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होते हैं। बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह अगर अपने आपको कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराएं तो हर दुकानदार एक मेंबर होता है और वो पूरा जो मॉल होता है वो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी होता है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, जब कंपनी पे बुरा वक्त आएगा तब इनमें से हर मेंबर उतनी अमाउंट देने का पाबंद होगा जितने की उसने गारंटी दी हुई है। उस कंपनी में क्या होता है, आपका जो रखा हुआ शेयर कैपिटल है वो इस्तेमाल हो जाता है। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर कैपिटल नहीं है और कंपनी में बुरा टाइम आया तो हर बंदे ने कहा था हम 60,000 रुपए के लिए लायबल है। तो जब कंपनी में बुरा वक्त आएगा तो वो 20 मेंबर जो 60,000 के लिए लायबल थे वो उतने पैसे देंगे, उससे ज्यादा उनसे कोई नहीं मांगेगा। इन कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी। अगर शेयर कैपिटल भी हुआ तो लायबिलिटी डबल हो जाएगी, वो अमाउंट भी लायबल होंगे और जो उनका शेयर कैपिटल है वो भी दांव पे लग जाएगा। तीसरी एक स्पेशल कंपनी जो प्रैक्टिकली ना होने के बराबर है, पाकिस्तान भर में 2-3 से ज्यादा आपके को नाम नहीं मिलते, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब जब अनलिमिटेड लायबिलिटी बनानी ही थी तो कंपनी क्यों बनाई, पार्टनरशिप बना लेते या सोल ट्रेडर के तौर पे। पाकिस्तान में कुछ ऐसे जोन है, कुछ ऐसे बिजनेसेस है, कुछ ऐसे काम है जो लॉ ने डिफाइन किया है कि अगर तुमने ये वाली कंपनी बनानी है तो तुम्हें अनलिमिटेड कंपनी बनना पड़ेगा। जैसे रेगुलर क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी कि जो बलूचिस्तान में अगर कोई सोना निकालने वाली कंपनी होगी तो हम उसको लिमिटेड लायबिलिटी नहीं कह सकते। वो 25 करोड़ कैपिटल की भी होगी तो वो जितना सोना ले जाएगी 25 करोड़ तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। जिसमें फिर हमने क्लास में एक छोटा सा तजर्बा किया था कि अगर एक ट्रक जो है वो सोने का चोरी हो जाए, हाँ पहले एक ईंट देखी थी फिर वहां से ट्रक तक पहुंचे थे ना, तो कितना बन गया था वो, काफी खरब बन गया था मेरे ख्याल में, ठीक है ट्रिलियंस में कहानी चली गई थी। तो हमने एक अंदाजा लगाया था कि अगर फर्ज करें एक ट्रक सोने का कोई चोरी कर ले तो वो कितना बनता है, और फिर हमने सोचा था उसकी लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, उसका पेड अप कैपिटल कितना रखे। तो वहां में समझ आ गया था कि नंबर्स कैलकुलेटर के आउट हो गए थे, बच्चों ने कैलकुलेटर से बड़ी चालाकी करके मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर ने 10 की पावर में दिखाना शुरू कर दिया। तो कुछ जगह मामला इतना सेंसिटिव नाजुक होता है कि गवर्नमेंट आपको मजबूर कर देती है कि यहाँ आपने अगर रजिस्टर होना है तो आपने लिमिटेड लायबिलिटी नहीं बनानी, यू शुड बी अनलिमिटेड कंपनी।
तो ये 3 कैटेगरीज हो गई। लायबिलिटी के हिसाब से आप बाय शेयर्स भी जा सकते हैं, बाय गारंटी भी जा सकते हैं, अनलिमिटेड भी। बाय गारंटी ज्यादातर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होती है, लेकिन चाहे तो हो सकता है। तो अगर एक कंपनी में शुरू से ही पैसे डालने हैं तो लिमिटेड बाय शेयर, और शुरू में पैसे नहीं डालने लेकिन कंपनी बनानी है तो आसान तरीका क्या है, बाय गारंटी बना दें, पैसे बेशक मत डालें, कंपनी को चलाएं सब्सक्रिप्शन से, हल्के फुल्के फंड से, और जब कंपनी में बुरा टाइम आए तो आप उतने अमाउंट अपने घर से उस वक्त लाके दे दें जिस वक्त जरूरत पड़े। ये लिमिटेड बाय शेयर ने तो पहले दिन ही पैसे डाल दिए थे। तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर बगैर कैपिटल की कंपनियां कैसे चल सकती हैं, तो फिर मैं उनको एग्जांपल देता हूं एक इदारे की जो बगैर कैपिटल के चल रहा है, आई कैप। कैसे चलता है, फीस से, एनुअल सब्सक्रिप्शन से, एक्टिविटीज से, उससे। तो ये जो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब है इनको कैपिटल की क्या जरूरत है, मेंबर आके मेंबरशिप की फीस देगा, पर मंथ जो एक्टिविटीज कर रहा होगा उसके पैसे देगा। तो ये मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज से अर्न कर रहे होते हैं। तो बस मकसद ये होता है कि ऐसा ना हो कि कभी बुरा टाइम आए तो सब के सब बेचारे फंस जाएं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी अवॉइड करने के लिए एक आसान तरीका होता है गारंटी लिमिटेड बाय कंपनी। तीनों तरह की कंपनियां समझ आ रही हैं। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से बात करें तो दो सेटअप बनते हैं, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की दुनिया सबसे आसान डेफिनेशन है, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वो पब्लिक कहलाती है। तो फिर पहले प्राइवेट कंपनी समझनी पड़ती है। प्राइवेट कंपनी में 2 कैटेगरीज होती हैं, एसएमसी, अदर प्राइवेट। अदर प्राइवेट को पहले समझ लेते हैं। लॉ के मुताबिक अगर आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने आर्टिकल्स नामी डॉक्यूमेंट में 3 शर्तें अपनी लिख दें कि हम ये 3 बातों पे बाउंड होंगे। नंबर 1, हम 50 से ज्यादा मेंबर्स तक नहीं जाएंगे। नंबर 2, हम पब्लिकली अपने शेयर्स अनाउंस नहीं करेंगे कि आओ हमारे शेयर, हमारे डिबेंचर, हमारी चीजें खरीदो, यानी हम लोगों को इस तरह से इनवाइट नहीं करेंगे। नंबर 3, हमारे शेयर होल्डर्स अपने शेयर इतने आराम से नहीं बेच सकते, उनको शेयर बेचने पे कुछ पाबंदियां हैं। तो अगर एक कंपनी 50 से ज्यादा मेंबर्स तक ना जाए, शेयर बेचने पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, और नए शेयर्स को इनवाइट करने पे भी रिस्ट्रिक्शन हो, ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो आप बन जाएंगे प्राइवेट कंपनी। ऐसा इसलिए जरूरी होता है कि एक छोटी सी फैमिली अगर अपना फैमिली बिजनेस शुरू कर रही है तो वो प्राइवेट कंपनी बनाते हैं ताकि उनके शेयर्स बाहर जाए ना। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आपको 100% मेंबर से इजाजत लेके फिर अपना शेयर बेचना पड़ता है। तो अगर एक बंदा बेचना चाह रहा है अपने शेयर तो वही फैमिली मेंबर्स खरीद रहे हैं, रादर देन कि अचानक से किसी दिन बाहर से एक बंदा आके कहे कि अब मैं भी आप लोगों का हिस्सेदार हूं। दोस्तों ने अगर मिलकर कंपनी बनाई है तो जो भी एक छोटे पैमाने पे छोटी कम ओनरशिप के साथ कंपनी बनती है तो आसान होता है कि आप उसे प्राइवेट कंपनी बना दें। एक और फायदा भी है, सीसीपी को भी ज्यादा परेशानियां नहीं है, ज्यादा रूल्स वगैरह नहीं बताते। क्यों, उनको पता है यार 6-7 लोगों की कंपनी है, जो करेंगे अपना नुकसान करेंगे। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वहां सैकड़ों हजारों में मेंबर्स होते हैं, लिस्टेड कंपनी में लाखों तक भी बात जा सकती है। तो वहां एससीसीपी बीच में आ जाता है कि मेरे लाखों जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका कंपनी से ताल्लुक है उनके साथ नाइंसाफी ना हो। तो प्राइवेट कंपनी बनाना सबसे आसान है। आपने कभी भी कोई कारोबार शुरू करना, लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, तो सबसे सेफ, आसान, इजी चीज है कि आप प्राइवेट कंपनी बना दें छोटे से कैपिटल के साथ। उसका फायदा ये होता है कि आप पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगते, आप बड़े छोटे से सेटअप के साथ चलते रहते हैं। तो अगर आपने ये तीनों शर्तें रख दी शुरू में तो आप बन जाएंगे प्राइवेट कंपनी। ये जो मेंबर्स को काउंट करना है ना 50, इसमें एम्प्लॉइज काउंट नहीं करने। और नंबर 2, अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं, कुछ लोगों ने मिलकर शेयर खरीदा हुआ है तो वो सिंगल काउंट होगा। ऐसा इसलिए होता है कि फर्ज करें एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स 50 के करीब हो और एक बंदे की डेथ हो जाए और उसके 4-5 बच्चों को शेयर मिल जाए, तो 48 तो पहले से ही मेंबर थे। जब इन 4-5 को शेयर्स देंगे तो वो तो 50 क्रॉस हो जाएगा। तो लॉ ने एक चोर दरवाजा बताया कि अगर आप ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को बीच में ऐड करेंगे तो वो 1 टाइम काउंट होगा। तो ज्वाइंट शेयर होल्डर सिंगल काउंट होगा, एम्प्लॉइज इस सारी कहानी में काउंट नहीं होंगे। तो ये बन जाती है प्राइवेट कंपनी। कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50। लेकिन एक बड़ी स्पेशल प्राइवेट कंपनी बनाने की इजाजत भी है, उसको हम कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी, एसएमसी। इसमें एक बंदा एक कंपनी बनाता है और उसके 100% शेयर्स खुद खरीद लेता है। एक डब्बा पकड़ा, उसमें सारे पैसे खुद ही डाले और खुद ही उस डब्बे का मालिक बन गया और कह दिया डब्बा अलग है और मैं अलग हूं। तो अगर एक सोल ट्रेडर ने अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनानी है तो सबसे आसान काम यह है कि वो कर ले एसएमसी। इस कंपनी को सेपरेट करने के लिए कि लोगों को पता लग जाए कि ये तो एक अकेला बंदा चला रहा है, इसके नाम के साथ खासतौर पर एसएमसी प्राइवेट लिखते हैं। तो प्राइवेट कंपनी की एक किस्म हो गई जनरल प्राइवेट कंपनी 2 से 50 तक की, और एक हो गई सिंगल मेंबर कंपनी। तो जो ये 2 नहीं होंगी वो क्या होगा, इसका मतलब है जिसमें 50 सुपर मेंबर्स भी जा सकते होंगे, जिसमें बाहर के लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं, और जिसमें मेंबर अपने शेयर बेचना चाहें तो कोई पाबंदी नहीं। ये कंपनी बहुत बड़े पैमाने पे खेलना चाह रही है तो अपने आप को लिस्ट करवा सकती है। पब्लिक कंपनियां 2 तरह की होती हैं, कुछ जो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर करा लेती हैं, वो लिस्टेड बन जाती हैं, फिर लोग घर बैठे बैठे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं।
और जो लिस्ट नहीं होती, ट्रेडिंग उसकी भी होती है लेकिन प्राइवेट मार्केट्स में होती है, पर स्टॉक एक्सचेंज नामी मार्केट में उसके शेयर आराम से नहीं मिलते। तो अगर आप चाहते हैं बहुत बड़े पैमाने पे खेलना तो आप लिस्ट करवा लेते हैं कंपनी को, लिस्टेड को कोटेड कंपनी भी बोलते हैं। और अगर बड़े पैमाने पे नहीं खेलना, आप पब्लिक हैं लेकिन आपने बहुत हैवी लेवल पे नहीं जाना, तो आप अनलिस्टेड कंपनी, जैसे आप पब्लिक कंपनी बनाते हैं आप बाय डिफॉल्ट अनलिस्टेड होते हैं। क्योंकि लिस्टेड के लिए आपको एक और अथॉरिटी से रब्ता करना पड़ता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, जिसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आपको वहां जाके अपने आपको लिस्ट करवाना पड़ता है। क्या पब्लिक इन्वॉल्वमेंट वाली बात समझ आ गई? अगर इसमें कोई सवाल है पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से या लायबिलिटी के हिसाब से? जी, दो सवाल लेंगे, किधर से किधर सवाल आई थी जी। क्या अनलिस्टेड प्राइवेट होती है? नहीं। हाँ, अगर आप ये पूछें क्या प्राइवेट अनलिस्टेड होती है तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर नहीं हुई भी। तो पब्लिक की कैटेगरी अनलिस्टेड, यानी आप हैं पब्लिक लेकिन आपने अपने आप को लिस्ट नहीं करवाया हुआ, तो आप अनलिस्टेड हैं। लेकिन किसी अनलिस्टेड कंपनी को हम खुद ही से प्राइवेट नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो वो है जिसने 3 पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो प्राइवेट तो कभी भी लिस्ट करवाती नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने तो वचन दिया है, हमने शेयर ट्रांसफर ही नहीं करने, हमने तो पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करना, तो इन्होंने तो ट्रेडिंग की दुनिया में घुसना ही नहीं है, तो ये कभी भी अपने आप को लिस्ट नहीं करवाएंगे। तो इसका मतलब है पब्लिक कंपनी की 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। वो पब्लिक कंपनी जो अपने आप को रजिस्टर कर लेती है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, वो लिस्टेड बन जाती है, जो नहीं कराती वो अनलिस्टेड। एक सवाल यहां से लेते हैं फिर आगे चलेंगे। यहां से कोई सवाल था? यही था? वाह जी वाह, कमाल हो गया। चलें फिर हम दूसरा सवाल यहां से लेते हैं। एसएमसी के अंदर डायरेक्टर और ओनर में फर्क होता है? जी, क्या एसएमसी में डायरेक्टर ओनर में फर्क हो सकता है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेम होते हैं, लेकिन दिस इज अलाउड कि आप एडिशनल बंदा ऐड कर सकते हैं, बट उस सोल मेंबर को लाजमी डायरेक्टर होना पड़ेगा। वो डायरेक्टर तो होगा लेकिन वो अपने अलावा इजाफी डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहे तो लॉ को कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो ओनर है और वो डायरेक्टर नहीं और डायरेक्टर कोई और है। एसएमसी में ना उसका सारा निजाम चलाता है कंपनी सेक्रेटरी मेनली। उसके एसएमसी के ना अपने रूल्स होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आई के अपने ना इस वक्त कोशिश ये की है कि आपको स्ट्रक्चर सारे बता दे, लेकिन डिटेल से बहुत सारी कंपनियों की रूल्स हमारे सिलेबस में उस तरह से नहीं है। फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। जब आप कंपनी बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये नहीं होता कि आप होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो। ये एक स्टेटस है जो बाद में किसी वजह से अचानक से आपको मिल जाता है। आपको अचानक से कब मिलता है? जब आप कुछ ऐसा करते हैं कि किसी दूसरी कंपनी को आप कंट्रोल करना शुरू कर दें। एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। ऐसा कैसे होता है? एक तरीका ये होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लेती है, वो होल्डिंग बन जाएगी, और जिसके शेयर्स खरीदे गए वो सब्सिडी बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई एग्रीमेंट करके कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर लेते हैं कि एक कंपनी को ये इख्तियार मिल जाता है कि दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का उसके पास ऑप्शन आ जाता है। कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, ज्यादातर इस तरह के एग्रीमेंट लेंडर्स के साथ होते हैं। कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया और लोन बहुत बड़ा था, फर्ज करें 5 करोड़ का था, और जिस कंपनी को लोन दिया वो 10 लाख शेयर कैपिटल से चल रही है। तो अगर ये बंद होगी कंपनी तो ज्यादा से ज्यादा कितना पे कर सकेगी? 10 लाख। और लोन कितना लिया हुआ है? तो हो सकता है लोन देने वाली कंपनी कहे और मैं लोन दे देती हूं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, तुम्हारे 10 डायरेक्टर्स होते हैं, 6 बंदे मेरे होंगे, 4 तुम लोगों ने अपॉइंट करने, ताकि तुम लोग गलत फैसले करो तो टाइम पे रोक तो सकें तुम्हें। तो ऐसे में क्या होगा? वो जो लोन देने वाली कंपनी है वो खुद ब खुद बन जाएगी होल्डिंग कंपनी, और दूसरी कंपनी बन जाएगी सब्सिडरी। तो एक कंपनी दूसरे को सब्सिडरी 2 मशहूर तरीकों से बना सकती है, या तो आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले, या उसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर। एक तीसरा तरीका भी है, सब्सिडरी की सब्सिडरी। आप एक कंपनी को सब्सिडरी बनाना चाहते हैं, नहीं बना पा रहे किसी वजह से, उसकी होल्डिंग कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना ले। अगर आपकी एक सब्सिडरी होगी और उस सब्सिडरी के अंडर कोई सब्सिडरी होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी भी सब्सिडरी बन जाएगी। इसको हम कहते हैं सब सब्सिडरी। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि 3 तरीके हैं जिससे कंपनी दूसरी को सब्सिडरी बना सकती है, या उसके आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद के, या आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को कंट्रोल, इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल करना। आधे से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करना और निकालने का इख्तियार जिस दिन आपके पास आ गया तो हम कहेंगे आप उस कंपनी की बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो या तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंट्रोल कर लें, नंबर 1। नंबर 2, शेयर्स आधे से ज्यादा पकड़ लें, और नंबर 3 सब्सिडरी की सब्सिडरी। ये 3 कॉमन तरीके हैं, लेकिन अब यहाँ पे 1-2 और लफ्ज ऐड होंगे, 1-2 कॉन्सेप्ट्स आएंगे। लेयर कहते हैं आपकी
कि फॉर एग्जांपल आपके नीचे एक सब्सिडरी है, उसके नीचे एक सब्सिडरी है, उसके नीचे एक सब्सिडरी है, ये आपकी लेयर्स कहलाती हैं। मेरे नीचे की सब्सिडरी और उसके नीचे की सारी सब्सिडरीज मेरी क्या कहलाएंगी? लेयर्स। कि भाई ये इस कंपनी की कई तहें हैं, कई लेयर्स हैं, ये अकेली नहीं है, ये कई लेयर्स में ऑपरेट कर रही है। इसके नीचे ये 4 कंपनियां, उनके नीचे ये 15 कंपनियां, उनके नीचे ये 20 कंपनियां हैं। तो आपकी सब्सिडरी और आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरीज आपकी क्या कहलाएंगी? लेयर्स। अब आते हैं पहले रूल की तरफ, 50% वाला रूल। जब एक कंपनी दूसरे के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले, तो जिसके आधे से ज्यादा शेयर्स खरीदे गए वो सब्सिडरी बन जाती है। अब कंपनी खरीदने से क्या मुराद है? कंपनी खुद खरीदे या अपनी लेयर्स के साथ मिलकर खरीद ले। तो मैंने कंपनी के 13% शेयर्स खरीदे हुए और मेरी सब्सिडरी ने उसके 40% शेयर्स खरीदे हुए। तो मैंने 13% डायरेक्टली खरीदे हुए और अपनी लेयर के थ्रू 40% खरीदे हुए हैं। तो 40 + 13 मोर देन 50 हो गया, वो मेरी भी सब्सिडरी बन जाएगी। ये रूल जहन में रखना है। इस चैप्टर में वाहिद जो टेक्निकलिटी आ सकती है पेपर में, हमारे सिलेबस में एक चीज लिखी हुई है कि बच्चों को होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का कम्प्लेक्स रिलेशनशिप समझाना चाहिए। तो दिस कैन हैपन कि आपको एक सिचुएशन देते हैं कि इस तरह की सिचुएशन है इसकी, तो बताओ क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी बने? तो होल्डिंग सब्सिडरी बनने में बाकी रूल्स हैं डायरेक्ट, लेकिन ये इनडायरेक्ट रूल भी है जिसमें आप खुद या यानी इसको हम कहते हैं कि एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग सिक्योरिटी ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। तो अगर आपने अपने साथ मौजूद लेयर्स के साथ मिलकर खरीदा हुआ है तो वो दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। तो मैं आप लोगों को खास तौर पर रिकमेंड करूंगा, पास पेपर में एक सवाल एक दफा ही, आपने बहुत टेक्निकल सवाल पूछा हुआ है, जब आपको वीडियो मिलेगी तो एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें मैं बोर्ड पे वो 4-5 कंपनियों की आपस में क्या शेयर होल्डिंग थी और उनमें से कौन कौन सी कंपनी किसकी होल्डिंग सब्सिडरी बन रही थी, वो एक अलग से वीडियो आपसे शेयर हो रही होगी। होल्डिंग सब्सिडरी के इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। देन होली ओन्ड सब्सिडरी, अगर एक कंपनी ने दूसरे के 100% शेयर खरीद डाले तो वो मालिक बन गई है, वो होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाएगी, जिसमें एक दूसरी कंपनी होती है उसके 100% शेयर आपके पास होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक कंपनी के 100% शेयर खरीद ले तो एसएमसी बन जाएगी। तो लॉ ने यहाँ गुंजाइश दी है, हम चैप्टर आगे जाके चैप्टर 9 में समझ रहे होंगे कि हमारे पास एक गुंजाइश होती है कि हम 1-2 एक्स्ट्रा मेंबर्स क्रिएट करके उनको भी तकसीम कर देते हैं शेयर्स, ताकि एसएमसी ना बन जाए ये वाली कंपनी। जब सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट आया तो अचानक से उसके साथ हम ना पब्लिक सेक्टर कंपनी को भी देख लेते हैं। यानी चैप्टर 1 इज मेजॉरिटी अबाउट ये फजूल डेफिनेशन। तो बस ये आखिरी बोर बात है और उसके बाद थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें स्टार्ट हो जाएंगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी कैसे कहते हैं? अगर मुझसे कोई पूछे, अगर पेपर में डेफिनेशन ना लिखनी हो ना, वो कहे जरा प्यार से बता दो पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है, तो मैं कहूंगा गवर्नमेंट की सब्सिडरीज को पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। अब सब्सिडरी क्या होती थी? अगर एक कंपनी दूसरे के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट रिमूव करने का इख्तियार हासिल कर ले, तो अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, रिमूव करने का इख्तियार हासिल कर ले, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। दूसरा क्या रूल था? मोर देन 50% वोटिंग पावर खुद या अपने लेयर्स के साथ मिलके। तो अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी की मोर देन 50%, बल्कि इसको एक्सप्रेसली कह देते हैं 51% या उससे ज्यादा, तो अगर एक कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंदर अथॉरिटीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो मिलजुल के खरीद लें तो वो कंपनी बन जाएगी पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो अगर हमने किसी को गवर्नमेंट कंपनी कहना हो तो उसके लिए लॉ के जो ऑफिशियल अल्फाज हैं वो है पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो अगर एक कंपनी की शेयर होल्डिंग आधे से ज्यादा गवर्नमेंट के पास आ जाए या कंट्रोल आधे से ज्यादा गवर्नमेंट के पास आ जाए तो उसको फिर हम पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। एक कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो। अब इसका मतलब है ये पब्लिक और प्राइवेट का गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है। ये पब्लिक का मतलब है जिसमें जनता इन्वेस्ट कर सकती है, और प्राइवेट जिसमें आम जनता नहीं घुस सकती। लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब, पब्लिक सेक्टर कहते हैं गवर्नमेंट को, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी। तो वो कंपनी जो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कंट्रोल या बेनिफिशियली ओन हो रही हो, नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटी, वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय या तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या गवर्नमेंट के अंदर कोई स्टैच्यूटरी बॉडी, या जिसके लिए गवर्नमेंट या एजेंसी और गवर्नमेंट या स्टैच्यूटरी बॉडी के पास अदरवाइज पावर है कि इलेक्ट, नॉमिनेट या अपॉइंट कर सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। और इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे भी जो एससीसीपी के हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छी वाली डेफिनेशन है, बगैर नीचे के प्रोवाइजो के काम चलाया जा सकता है। आसान मशवरा है कि नीचे वाला जो प्रोवाइडेड डेट लिखा हुआ उसे रट्टा मार ले। जस्ट समझना है तो मैं जल्दी से बता देता हूं। कई दफा क्या होता है, कुछ ऐसे सेटअप होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर चला रहे होते हैं, लेकिन एससीसीपी ये चाहता है कि वहां अपने बंदे बैठे हो निगरानी के लिए।
तो कई दफा क्या होता है कि कुछ इस तरह के बिजनेस होते हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लोगों को लगता है गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की नहीं है, ये उन ब्रोकर्स की कंपनी है वो जो मिलके ये सारा निजाम चला रहे हैं और जिससे उनको कमीशन आ रहे होते हैं। अब कंपनी तो उन्होंने बना ली, लेकिन ये कंपनी गड़बड़े ना करते बहुत ज्यादा, तो एससीसीपी क्या करती है, इस तरह की कंपनी के अंदर अपने डायरेक्टर भेज देती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एससीसीपी के भेजे हुए डायरेक्टर आधे से ज्यादा हो जाए और लोग कहना शुरू कर दें ये तो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गई। तो उन्हें कहते हैं प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय एससीसीपी ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज और एनी अदर एंटिटी और ऑपरेशन ऑफ एनी लॉस शैल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो अगर वो स्टॉक एक्सचेंज या इस तरह का कोई भी सेटअप है उसमें गवर्नमेंट के बंदे बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल कल को आई कैप में आधे से ज्यादा बंदे गवर्नमेंट के नॉमिनेट होकर बैठे हुए हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जी आई कैप पे गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है। ऑल्दो आई कैप का एक सेपरेट स्टेटस है, वो ना कंपनी है ना वो इस तरह के सेटअप में आता है, वो अपना एक कानून बना के उसने अपने आप को एज एन अथॉरिटी रजिस्टर कराया हुआ है, वो एक अलग कहानी है। कभी बड़ी क्लासों में मौका मिलेगा तो हम आई कैप को भी समझेंगे। आई कैप को तो खैर समझने के लिए बड़ा अरसा चाहिए, मुझे 19 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे नहीं अभी तक आई कैप समझ आया, तो आप लोगों को तो 19 महीने हुए हैं पढ़ते हुए। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी में ये नीचे उन्होंने बस एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली डेफिनेशन का हिस्सा बन जाता है। अगर डेफिनेशन 2 एक नंबर के लिए आए तो तब तक ऊपर वाला काफी है, लेकिन अगर 3 या उससे ज्यादा नंबर के लिए आ गई नीचे लिखना पड़ेगा। लॉ में अक्सर ही कंफ्यूजन होती है कि सवाल जो आया है उसके नंबर्स और मुझे जो आता है उसमें मैच नहीं होता। आपको जो आता है वो 6 लाइनें हैं, नंबर है 3। अब समझ नहीं आ रहा होता 6 लाइनें लिखूं 4 लाइनें लिखूं। अगर आपको चीजें आती हैं और कंफ्यूजन है तो एक यूनिवर्सल रूल में हमेशा कहता हूं, जब भी कम और ज्यादा में डाउट है ज्यादा लिख दें, क्योंकि शायद उन्होंने ज्यादा मांगा था और आपने कम लिखा तो नंबर कट जाएंगे, उन्होंने कम मांगा था और आपने ज्यादा लिख दिया तो नंबर नहीं कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, जैसे हमने बात की थी। और जैसे भाई ने कहा था सेक्शन नंबर लिख दें, तो हमने कहा था नहीं, जो नंबर है उससे ऊपर भी नहीं जा सकते, तो ज्यादा लिखने से नंबर नीचे भी नहीं होंगे। तो एहतियातन कम और ज्यादा में डाउट हो तो ज्यादा लिख के आप अपने आप को सेफ चला सकते हैं। उन्होंने कहा अगर ज्यादा गलत लिख दें, जब आपको रट्टा याद होता है ना और आप लिखने बैठते हैं तो 6 बातें क्या और 8 बातें क्या, हार्डली 10, 12, 13 सेकंड लगते हैं। और इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट का कभी मसला नहीं है। पेपर शुरू होने के तकरीबन 1.25 घंटे बाद आप सब फारिग हो चुके होंगे, कुछ फारिग हो चुके होंगे, कुछ पेपर करके फारिग हो चुके होंगे, तो कुछ बिल्कुल ही दिमाग से फारिग हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि जितना आपको आता है वो आप लिख चुके होंगे और अब 2-3 अजीब अजीब से टेढ़े से सवाल आपका मुंह चढ़ा रहे होंगे और आपका दिल ही नहीं कर रहा होगा कि मैं इनके अंदर घुसूं, ठीक है, या एमसीक्यूज के साथ लड़ रहे होंगे। तो जब आपको आता है ना सवाल, तो वो सवाल ऐसे फड़क जाता है। आप टेस्टों में देखेंगे जो सवाल आपको आता होगा वो 5 नंबर का सवाल होगा, आप 3 मिनट में करके फ्री हो जाएंगे, और जो नहीं आता होगा वो 15 मिनट में भी नहीं होगा। तो नॉर्मली 2-2.25 घंटे में इस पेपर का 80% के करीब लोग करके फ्री हो चुके होते हैं। और अब जो है वो या उन्हें आता नहीं है या जो रहता है वो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना मेरे पास टाइम कम बचेगा मैं ज्यादा क्यों लिखूं। कंपनी लॉ में ज्यादा लिखना हमेशा फायदेमंद है, टाइम का मसला नहीं है, नंबर्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने वो टाइम बचा लिया एंड के वो सवाल के लिए जो 6 नंबर का है जिसका पता ही नहीं है क्या है, तो उससे बेहतर है कि कम से कम जो इजाफी 1 नंबर पीछे मिल सकता था वो ले लिया जाए। छोटी छोटी टिप्स पे हम साथ साथ बात करते रहेंगे, अल्लाह करे आप लोग एंड तक साथ साथ चलते रहें। क्या आप होश में बैठे? कहानी आगे बढ़ाते हैं। अथॉरिटीज का तारुफ और फिर उसके बाद एक खास किस्म की कंपनी जिसको हम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कहते हैं। एक भाई ने बीच में हल्का सा चाय का कहा, ये दरमियान में ब्रेक इसीलिए तो होती है कि आप जाके अगर चाय शाय पी के आना चाहें, मुंह पे छींटा मारना चाहें, तो वो आप फ्रेश होकर दोबारा क्लास में आके बैठ जाएं। उन्होंने कहा आपकी पिलाई गई चाय में मजा अलग आता है, लेकिन इस वक्त खतरा ज्यादा है, ठीक है। मैं चाय पे भी तब मानता हूँ जब मैं हिसाब लगा चुका होता हूँ कि हाँ कितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है चल जाएगा। तो हो सकता है इस क्लास में कभी ऐसा मौका है, किसी दिन अचानक शदीद बारिश हो, बर्फबारी शुरू हो जाए, आपको होता है ग्लोबल वार्मिंग से कुछ भी हो सकता है, और उस दिन बड़ी मुश्किल से बच्चे जो है ना वो पानी, आंधी, तूफान, धुंध से लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुंचे 16-17 लोग। तो इतना तो ठीक है, डूएबल है, लेकिन जो है ना इससे ज्यादा हानिकारक हो सकता है। मेहमान आए हैं, चले मैं आपको अपनी सबसे कीमती चीज दे देता हूँ, वो नॉलेज जो मेरे पास है, ठीक है। अब अगर आपको वो वर्सेस चाय में वो नॉलेज जरा हल्की चीज लग रहा है, तो फिर जो है ना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जो है ना उसके बाद मैं आपको जो भी
दे दूं वो उससे हल्का ही है। तो एक तो पता नहीं है जो है ना जनरेशन जी जो है ना अल्फाज के बीच में से मतलब पता नहीं क्या निकाल लेती है। मैं बड़े शरीफ जनरेशन का हूँ, मैं मिलीनियल हूँ। हमारे जमाने में बड़ी साफ सुथरी बातें हुआ करती थी, हम शरीफ लोग होते थे। तो आप लोग अब ना हर जुमले में से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। मतलब वापस इधर आते हैं। अथॉरिटीज, कंपनी लॉ को डील करने वाले मेन इदारे कौन से हैं? हम दो अथॉरिटीज की बात करते हैं, एक का नाम है एसईसीपी, एक को हम कहते हैं रजिस्ट्रार। एसईसीपी वो अथॉरिटी है, वो मेन इदारा है जो हमारे कंपनी लॉ के मसलों को देखता है। अथॉरिटी समझने के लिए जैसे टैक्स के इश्यूज एफबीआर देखता है, पाकिस्तान क्रिकेट के इश्यूज पीसीबी देखता है, मुल्क में अकाउंटेंसी की तरवीज और फरोख के लिए आईकैप चीजों को देखता है। तो आप मुख्तलिफ तरह की अथॉरिटीज को तो जानते हैं जो अलग अलग तरह के काम कर रही होती हैं। तो इसी तरह से एसईसीपी वो अथॉरिटी है जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ को देखती है। इन्होंने शुरू में तारुफ बताया कि जी 1 जनवरी 1999 को जो है ना ऑपरेशनलाइज हुई। इससे पहले अथॉरिटी होती थी कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। विफाक में इसका हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, इसके 8 रीजनल ऑफिसेज हैं। उसमें एक जमाने में हम पीएसएल की टीम्स के साथ उसे मैच कर लेते थे तो इजी हो जाता था, लेकिन अब पीएसएल वालों ने अपनी कंपोजिशन चेंज कर ली है तो मामला खराब हो गया है। तो अब आसान बात यह है कि जो 4 सूबे हैं उनका हेडक्वार्टर, यानी हर सूबे का जो एक मेन कैपिटल सिटी होता है वो, एंड पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, 5 हो गए। 3 और शहर हैं जिनको हम कहते हैं मुल्तान, फैसलाबाद और सक्कर। पहले हम आराम से काम करते थे, पीएसएल में 2 और नाम ऐड कर देते थे, काम चल जाता था। अब जरा ज्यादा मुश्किल हो गया वो वाला फार्मूला। अभी रिसेंटली कौन कौन ऐड हो गया उसमें? हैदराबाद और सियालकोट। तो अब ना फिर हमारी वो सारा जो सेशन के शुरू वाला फार्मूला था इतना प्यारा, वो आउट हो गया हमारा। कोई बात नहीं। नीचे इन सारे जुमलों में एक ही बात लिखी हुई है, एसईसीपी के पास बहुत सारी पावर्स है। एसईसीपी हैज बीन गिवन लॉट ऑफ पावर्स। एसईसीपी रेगुलेट करता है अफेयर्स को, एसईसीपी को वेरियस पावर्स दी हुई हैं। इन एडिशन टू कंपनीज है, एसईसीपी का अपना लॉ भी एसईसीपी को बहुत सारी पावर्स देता है। इस पूरे सफे में एक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 8 शहर याद रखने वाले हैं, और एक एसईसीपी कौन सी 5 तरह की कंपनियों को देख रहा है? कंपनियों को देख रहा है, कंपनी लॉ वाली, इंश्योरेंस कंपनियों को देख रहा है, बैंकिंग को देख रहा है, मुदारबा को देख रहा है और नॉन बैंक। यानी कंपनीज के अलावा जितने भी फाइनेंशियल सेटअप में हैं उनको भी एसईसीपी काफी हद तक उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट करता है। उनके ऊपर कुछ और अथॉरिटीज अलग से भी काम कर रही होती हैं। एसईसीपी के अंदर जो भाई साहब है रजिस्ट्रार, सबसे पहले इसकी एक तकलीफ डेफिनेशन याद करनी पड़ती है कि रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रार भी होता है, एडिशनल रजिस्ट्रार भी होता है, जॉइंट रजिस्ट्रार भी होता है, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार भी होता है, डिप्टी भी होता है, असिस्टेंट भी होता है। फिर सांस लेना है और कहना है कोई भी और बंदा जो ऐसी हरकतें करता पाया जाए वो भी रजिस्ट्रार होता है। रेगुलर क्लास में हमने इसको याद करने के लिए समझा था कि एक रजिस्ट्रार है और फिर उसके साथ 2 इजाफी बंदे हैं, फिर उन दोनों इजाफियों को जोड़ दें तो वो एक बन जाता है, और फिर 2 छोटे असिस्टेंट लेवल के हैं। तो रजिस्ट्रार, इजाफी यानी एडिशनल रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार, और फिर दोनों को जोड़ दिया एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, और फिर 2 छोटे रैंक के रजिस्ट्रार का असिस्टेंट या डिप्टी। तो मेन बंदा, इजाफी बंदा, एक और इजाफी बंदा, इजाफी बंदों को आपस में जोड़ दिया। तो मतलब जाहिर है जब याद करना होता है तो इस तरह के टोटके तो फिर लगाने पड़ते हैं। तो इस वक्त रेगुलर क्लास में शायद हम इतनी बात ना करें, टोटके तो आप लोगों को पता ही होंगे, और मैं किनको रट्टा मारना सिखा रहा हूँ। इथेन, मीथेन, प्रोपलीथेन और पता नहीं कौन कौन सी चीजों के तो फार्मूले आपको आते हैं। प्रोपलीथेन भी कुछ होता है या बस मैंने जोशे खिताबत में बोल दिया। पावर्स एंड ड्यूटीज, रजिस्ट्रार की क्या पावर है? कंपनियों की रजिस्ट्रेशन को देखता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है कंपनी के अंदर, ट्रैक रखता है रूटीन डॉक्यूमेंट्स की। यानी इधर जो भी बातें लिखी हैं सिवाय मॉर्गेजेस एंड चार्जेस के, ये हम आगे एक और चैप्टर में पढ़ेंगे, वो सब ये बताना चाह रही हैं कि रजिस्ट्रार वो डेटाबेस ऑफिसर है जो कंपनियां रजिस्टर होते हुए अपना सारा रिकॉर्ड उसके पास देती हैं, वो सारी चीजों को अपने पास संभाल के रखता है, सारी चीजों की स्टॉक कीपिंग करता है। जो कंपनी रजिस्टर होगी, जो अपना कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज करेगी, हमेशा रजिस्ट्रार को बताएगी। तो यूं समझे एसईसीपी का एक डेटाबेस ऑफिसर है रजिस्ट्रार, जिसको पता है पाकिस्तान की डिफरेंट कंपनीज के साथ क्या क्या हैपनिंग्स हो रही हैं। बात समझ आई? हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इसके एंड पे भी 2 ऐसे सफे हैं जो इनकॉर्पोरेशन को डील करते हैं, लेकिन वो आज नहीं, वो हम कल के चैप्टर के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो वो जरा ज्यादा बेहतर मीनिंग देंगे। वो फिर टेस्ट में भी इंक्लूड नहीं होंगे, टेस्ट भी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट तक ही होगा। बस आज वाला टेस्ट ही छोटा होगा, उसके बाद वाले टेस्टों में 2-2 सेशंस की चीजें जुड़ रही होंगी। आज तो हमारा एक सेशन ओरिएंटेशन था और एक में हमने चैप्टर 1 किया, तो अच्छा एक बड़ा चैप्टर है, इसको एक अलग वेटेज मिल गई, और इसी तरह से चैप्टर 3 अकेले को भी एक वेटेज मिल जाएगी, वो भी बड़ा चैप्टर है। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा, अगर कुछ लोग मिलके एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाना चाहते हैं तो वो क्या करें? वो एसईसीपी के पास आए
और एससीसीपी से कहें कि जी हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाना चाहते हैं और हम आना कंपनी लॉ के अंडर चाहते हैं। कंपनी लॉ एक स्ट्रक्चर्ड कानून है, कंपनी लॉ में लिमिटेड लायबिलिटी मिलती है, कंपनी लॉ में सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है, तो बहुत सारे ऐसे कवानीन है जिसमें ये फायदे नहीं है। कंपनी लॉ डील तो कमर्शियल कंपनियों को करता है, लेकिन कंपनी लॉ ने अपने एक एक्स्ट्रा विंग बनाया हुआ है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के नाम से। तो अगर एक कंपनी चाहती है कि वो कंपनी बने और वो नॉट फॉर प्रॉफिट काम करे, तो उसको एक पहले तो कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना है, फिर एक अलग लाइसेंस लेना है एससीसीपी से। एससीसीपी लाइसेंस तब देता है जब 4 शर्तें पूरी हो जाएं। एससीसीपी कहता है कि आपने इन डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक को चूज करना है, आर्ट्स की प्रमोशन, कॉमर्स की, साइंस की, रिलीजन की, इस तरह से करके उन्होंने 12 चीजें बताई हुई हैं। उन्होंने कहा आपने इनमें से कोई काम करना है। दूसरा वो कहते हैं कि आपने अपने प्रॉफिट जो है वो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है, आपने अपने मेंबर्स में नहीं बांटने। तो तीसरा रूल है मेंबर्स में नहीं बांटने, दूसरा है आपने प्रॉफिट्स ऑब्जेक्ट, और चौथा पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आना। एट एनी गिवन टाइम कोई भी एनजीओ जो है वो पाकिस्तान के अगर अगेंस्ट आएगी तो फिर लॉ उसको पसंद नहीं करता। तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसा इदारा है जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम करेगा। तो उन्होंने पहले दिन से ही आपसे 4 वचन ले लिए कि आप उन ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट पर पक्के हो जाएंगे, आप अपने जितने भी सरप्लस होंगे वो हमेशा अपने अगराजो मकासद पर लगाएंगे, आप अपने मेंबर्स में चीजें नहीं बांटेंगे और आप पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आएंगे। अगर गौर से देखें तो आईके भी यही 4 काम कर रहा है। वो अकाउंटेंसी की तरवीज के लिए काम कर रहा है, वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देता, जितना भी सरप्लस पड़ा हो हमें नहीं बांटता, वो अपने पैसे अपने अगराजो मकासद के ऊपर लगा रहा होता है, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आता, पाकिस्तानी अवाम के अगेंस्ट आता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आता, पाकिस्तानी अवाम को जो है ना वो बूढ़ा किए जा रहा है। अच्छे भले यंग एनर्जेटिक बच्चे होते हैं, उनको जो है ना वो पकड़ के आई के बूढ़ा करना शुरू कर देता है कि आ जाओ अच्छे पैसे कमाने। अच्छे पैसे तो बूढ़े लोग कमाते हैं, जब लोग ज्यादा एज के हो जाते हैं तो ठीक है, एक यंग बच्चे को पकड़ के उसको अचानक से मैच्योर कर दिया कि 4, 5, 8, 10, 12, 15 साल बाद ये बच्चा, मैंने वो सारी रेंजेस कवर कर दी ना। मैं 4-5 साल कहता, आप कहते देखा ये टीचर्स हमें 4-5 साल का कह के फंसा देते हैं, तो मैं 15 साल तक भी ले गया कहानी को। अच्छा जी, ये 4 रूल्स आप उनके मानेंगे। जब आप मानेंगे तो वो आपको दे देंगे एक सर्टिफिकेट, वो कहेंगे बहुत अच्छा आप आदमी है, हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं और अब आप ये काम कर सकते हैं। आप लाइसेंस मिलने के बाद आप सारे काम कर सकते हैं, बस जो नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड और इस तरह की चीजें आप अगर वो हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। लाइसेंस कभी भी आपने कुछ गलत हरकत की वो रिवोक कर सकते हैं, और अगर वो लाइसेंस रिवोक कर दें तो वो आपको नोटिस देंगे इन राइटिंग, और फिर उसके बाद जो है ना वो अपनी चीजों को देखना होगा कि चीजें किस डायरेक्शन में चल रही हैं। मेरे ख्याल में अगली क्लास के भी बच्चे आने शुरू हो गए हों शायद, या पीछे वो उसका कमरा यही है, अलग है, कुछ आइडिया है? यही वाला रूम है, बस ठीक है। फिर एक दफा थोड़ा सा बाहर अगर कोई बच्चे हैं तो उन्हें बता दें कि हम 3-4 मिनट में फ्री होने वाले हैं, ताकि वो बेचारे बच्चे ना परेशान हो। वैसे मुझे लगता है कि शायद रूम एक और रूम भी एलोकेट हुआ था, यही है, बस ठीक है। फिर बाहर एक दफा जो है ना वो जो मौजूद बच्चे हैं उनको कह देना कि 3-4 मिनट की दिक्कत हो रहा है। सामने वाले हम ही खुश हो गए, 3-4 मिनट ठीक है, जान छोड़ने वाले बाबा जी। जी इन्होंने का क्लास फुल हो गई है तो क्या करना है, अब वाम आ गई है तो आप सब चाय नहीं, आप सब चाय अगर पिलाएंगे तो हर दिन बांट भी लेंगे तो मुझे कैसे पूरा पड़ेगा। चले हर दिन की चाय कोई एक बंदा अपने जिम्मे ले ले, कोई बात नहीं, ठीक है जी, आप तकसीम कर लें, एक रो उस दिन की चाय अपने जिम्मे ले ले। चल, तो जब आप लोग अपनी कौम के लिए खुद सीरियस नहीं है तो मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर अगर मैं तो अशराफिया में हूं ना, आप लोग नीचे बैठे हुए, मैं अशराफिया ये ऊपर करके, तो जो है ना वो ये तो तबकाती तो मामला खराब हो गया। जल्दी से इधर लाइसेंस रिवोक हो सकता है। क्यों लाइसेंस रिवोक हो सकता है? अगर आपको गंदी गंदी बातें करें। पेपर में इतना लिखने से आपको 6-7 नंबर तो मिलने वाले नहीं है, तो एक छोटी सी लिस्ट है जिसको याद कर लेना है। अगर कंपनी अपन टर्म्स एंड कंडीशन लाइसेंस की फॉलो नहीं कर रही है, सेक्शन या इसकी रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही, कंपनी के अफेयर्स जो है वो थोड़ा सा ऐसे चल रहे हैं कि आवाम के लिए प्रेजुडिशियल है, नुकसानदेह हैं, कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार को टाइमली नहीं जमा करा रही, कंपनी जो है वो उस पाकिस्तान के अगेंस्ट आ गई है, मेंबर्स 3 से नीचे चले गए हैं, कंपनी अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही है, गलत लोग इसे चला रहे हैं, गलत तरीके से चल रही है, साल से कंपनी चल नहीं रही, या अथॉरिटी को लगता है कि आप ठीक नहीं है, आपको बंद हो जाना चाहिए, तो इनमें से कोई भी बात साबित हो गई तो लाइसेंस खत्म हो जाएगा। अब देखिए इस तरह की चीजें होती हैं जहां पे फिर हमें क्लेम करना पड़ता है। लॉजिकली समझ तो आ जाता है बट पेपर में ये सारे पॉइंट्स में से चीजें स्किप हो जाती हैं। जब लाइसेंस रिवोक होगा तो क्या होगा?
मैं समय इजी चल रहा था, मेरा ख्याल था दूसरे कमरे में बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होने शुरू होंगे, लेकिन कमरा सेम होने से जरा थोड़ा सा मसला खतरनाक हो गया। लाइसेंस रिवोक होगा तो क्या होगा? सबसे पहले आपको वो कहेंगे कि जी आप डोनेशन लेना बंद कर दें। अगर आपने कोई रिसीवेबल्स हैं आपके पास, आप वो रिकवर करें। आप मजीद लोगों को मत कहें कि आओ हमें पैसे दो। फिर आप अपने सारे नेट एसेट्स पकड़ें। अगर आपने कुछ गलत किया और अब आपको बंद कर रहे हैं तो मेंबर्स में पैसे नहीं बटेंगे उस कंपनी के। इस कंपनी के सारे पैसे उठाएंगे, सारे एसेट्स उठाएंगे और ट्रांसफर कर देंगे अपनी जैसी किसी और तकरीबन इसी तरह का काम करते हुए। प्रेफरेबली ये वाला काम ना हो तो चलो कोई भी। तो अब सारे एसेट नेट एसेट्स उठा के उसको ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ थोड़े से पैसे रख लेंगे अपने लीगल क्लोजिंग के लिए। जब आप उनको ट्रांसफर कर देंगे तो फिर आप अथॉरिटीज को बता देंगे कि जी हमने ये चीजें ट्रांसफर कर दी हैं। वो एक दफा तसल्ली करेंगे और फिर आपको नोटिस जारी कर देंगे। उस नोटिस के बाद आप कंपनी को बंद करने के प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। अगर तो कंपनी के सारे एसेट्स लायबिलिटीज फुली सेटल हो गए तो एक आसान तरीका ये है कि आप एक छोटी सी फीस भरेंगे और कंपनी को स्ट्राइक ऑफ की दरखास्त दे देंगे, जी कंपनी का नाम रजिस्टर में से माइनस कर दिया जाए। और अगेन अगर आपके अभी भी कोई एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह रहते होंगे तो फिर आपको वॉलंटरी वाइंडिंग अप के प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा कि हाँ भाई आप जो है वो अपनी वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे हैं। वाइंडिंग अप का प्रोसेस पहले हमारी किताब में होता था, अब नहीं है। तो इन दो में से किसी एक तरफ जाना है। तो जब आपने नेट एसेट्स ट्रांसफर किए थे तो आपने थोड़े से पैसे इस प्रोसेस के लिए अपने पास रख लेने थे। तो क्या यहां तक बात समझ आई है? इससे आगे जो इनकॉर्पोरेशन वगैरह की बातें हैं वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर के साथ